दोस्तों तो आज है तारीख 28 फरवरी 2026। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है दोस्तों। तो आप लोग इस सेशन के आखिरी तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम व्यर्थ किए हुए करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज का पहला एडिटोरियल है केरलाज पैराडॉक्स कैन स्पार्क्स इट्स ग्लोबल विजन। केरल का जो पैराडॉक्स है कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन, क्या इसका ग्लोबल विजन को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है बैकग्राउंड डाटा। तो केरला को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, ये हम सबको पता है। केरला को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, लेकिन क्या यह इनोवेशन ऑन कंट्री बन सकता है? तो ये इशू है दोस्तों, मुद्दा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका इंट्रो हम लोग देखते हैं। तो इंट्रो है द एडिटोरियल आर्ग्यूज that Kerala's unique development paradox, high human development but weak industrial base, can become its strength if it shift from a remittance economy to an innovation economy। यह एडिटोरियल बताता है कि केरल का विकास पैराडॉक्स विरोधाभास उच्च मानव विकास लेकिन कमजोर औद्योगिक आधार उसकी ताकत बन सकता है यदि रेमिटेंस इकोनॉमी से इनोवेशन की ओर बढ़े तब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं केरला डेवलपमेंट, केरल का डेवलपमेंट देखते हैं। तो पैराडॉक्स केरल का विकास विरोधाभास क्या है? तो हाई लिटरेसी रेट, केरल में क्या हाई लिटरेसी रेट है 96% प्लस है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंडिकेटर्स है। लार्ज डिस्पोरा एंड रेमिटेंसेज है। उसके बाद वीक हैवी इंडस्ट्रियल बेस है। ठीक है दोस्तों, तो उस साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रवासी भारतीयों से भारी रेमिटेंस, भारी उद्योग की कमी। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीज़ केरल में है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी से लिंक करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ डिबेट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिफ्ट फ्रॉम रेमिटेंस टू इनोवेशन, तो रेमिटेंस से नवाचार की ओर। ठीक है, रेमिटेंस से नवाचार की ओर की सफर को हम लोग देखते हैं। तो केरला मस्ट कन्वर्ट इट्स ग्लोबल डिस्पोरा नेटवर्क इनटू इनोवेशन कैपिटल, इन्वेस्ट इन बायोटेक, एआई, मेरीन इकोनॉमी, प्रिसिशंस मेडिसिन एंड हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। तो केरल को अपने प्रवासी नेटवर्क को नवाचार पूंजी में बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे बायोटेक हो गया, एआई हो गया, समुद्री अर्थव्यवस्था हो गया, प्रिसीजन हो गया, मेडिसिन हो गया, और उच्च मूल्य कृषि निवेश में भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक करके। तो इनोवेशन, साइंस एंड टेक, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो बायो इकोनॉमी एंड गेनी वैली कंसेप्ट, जैव अर्थव्यवस्था क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विथ रिच बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट, केरला कैन बिल्ड अ गेने वैली इन आइसलैंड फोकसिंग ऑन प्रिसिशन मेडिसिन एंड प्लांट बेस्ड फार्मा। तो पश्चिम घाट की जैव विविधता के आधार पर केरल जेनी वैली विकसित कर सकता है, प्रिसीजन मेडिसिन और औषधि पौधों पर आधारित उद्योग विकसित कर सकता है केरल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था क्या है केरल के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग देखते हैं। तो सस्टेनेबल फिशरीज हो गया, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, विंजीमैन पोर्ट्स एज लॉजिस्टिक हब हो गया, रिन्यूएबल ओशियन एनर्जी हो गया, जैसे सतत मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद विजीनजम पोर्ट को पॉलिस्टिक हब बनाना, समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम लोग जीएस पेपर 3 एंड 1 से ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काहे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीएस पेपर 3 एंड 1 से इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक को भी बूस्ट करता है, उसके बाद ज्योग्राफी को भी बूस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, रिलेट है। तो यहाँ पे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम देखते हैं, अंतरिक्ष व तकनीक को देखें। तो केरला हाउसेज मेजर इंस्टीट्यूशन, तो केरल में मेजर कुछ इंस्टीट्यूशन है लाइक इसरो। ठीक है दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर हो गया, व्यूल्टा प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम एंड
नैनो सैटेलाइट लॉन्चर्स हो गया, निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देकर व्यावसायिक स्टेप्स हब बनाना। ठीक है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है देख लिया, स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है क्लाइमेट इनोवेशन लैब, जलवायु नवाचार। ठीक है दोस्तों, जलवायु क्लाइमेट पे रिसर्च करना, तो केरल कैन बी अ ग्लोबल लैब फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस, एज जैसे हो गया, फ्लड रेजिस्टेंस हाउसिंग हो गया, कोस्टल मैनेजमेंट हो गया, ट्रॉपिकल डिजास्टर टेक हो गया। जैसे केरल जलवायु अनुकूलन तकनीकों का वैश्विक केंद्र बन सकता है, बाढ़ प्रतिरोधी आवास, तटीय प्रबंधन, आपदा तकनीक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग जीएस पेपर 3 से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था क्या है, तो फिल्म प्रोडक्शन हब हो गया, डिजाइनिंग एंड टेक्सटाइल ब्रांडिंग हो गया, हेरिटेज लग्जरी एक्सपोर्ट हो गया, तो फिल्म निर्माण केंद्र, डिजाइन व वस्त्र बिल्डिंग, विरासत आधारित लग्जरी निर्यात। तो ये कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी से हम लोग जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर प्लस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के जीएस पेपर को। अब यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नेंस एंड ग्लोबल रोल, क्या शासन और वैश्विक भूमिका क्या है, तो केरल कैन एक्ट एज फाइन टेक हब, आर्बिट्रियन सेंटर, ग्लोबल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर डेस्टिनेशन हो गया, केरल फिटनेस हब, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और वैश्विक शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यूपीएससी मेंस आंसर स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से जो कि आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉसिबल क्वेश्चन है। तो केरलाज डेवलपमेंट पैराडॉक्स ऑफर्स लेसन्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा दिए, इंट्रो में लिखना केरला मॉडल हाई एचडीआई बट लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बॉडी में लिखना है स्ट्रेंथ ह्यूमन कैपिटल डिस्पोरा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी लिखना है ब्लू इकोनॉमी बायोटेक स्पेस टेक, उसके बाद चैलेंजेस यहाँ पे ऐड करना फिजिकल स्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइमेट रिस्क। अब यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है हम लोगों को ट्रांसफॉर्म वल्नरेबिलिटी इनटू अपॉर्चुनिटी थ्रू इनोवेशनल लेड ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। तो नेक्स्ट एडिटोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल एडिटोरियल क्या है, तो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डेड, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है यह मृतक नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, मरा नहीं है। इट्स रूल्स स्टे रेजिलेंट, तो इसका नियम जो है वो अभी भी क्या है, लचीला है। तो ये एडिटोरियल आज का। तो बढ़ते आगे देखते हैं मुद्दा क्या है। तो एडिटोरियल है द डिबेट्स ऑन रेविलेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज सफगार्ड ड्यू टू रिसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लाइक रूसिया यूक्रेन वार एंड वेस्ट एशिया टेंशन मेनी ऑर्ग द इंटरनेशनल लॉ is weakening. However, the editorial argue that it remains resilient and functional. तो यूक्रेन, तो क्या है, यूक्रेन रूस युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता पर फिर से बहस शुरू हुई है। कुछ लोग इसे कमजोर मानते हैं, लेकिन यह एडिटोरियल बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी मजबूत और प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, फिर ही समझिएगा यहाँ पे क्या है, तो रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता पर अभी भी बहस शुरू हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोर मानते हैं। लेकिन यह एडिटोरियल बताता है अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी मजबूत और प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर इशू है। अब यहाँ पे देखते हैं कोर प्रिंसिपल यूज फॉर फोर्स, तो बल प्रयोग का सिद्धांत देखते हैं। तो आर्टिकल 2 Clause 4 of the United Nations Charter prohibits the threat of use of force in international relations through violation occur the norms still shapes global discourse। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का अनुच्छेद 2 Clause 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या उसकी धमकी को प्रतिबंध करता है। उल्लंघन होने के बावजूद यह नियम आज भी वैश्विक विमर्श को प्रभावित करता है।
अगर कोई कंट्री किसी को धमकी देता है, ठीक है दोस्तों, धमकी देता है, प्रतिबंध, ठीक है, धमकी देता है तो उसको क्या करता है, प्रतिबंध करता है यूनाइटेड का चार्टर एक्ट 2 अनुच्छेद आर्टिकल 2 क्लोज 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं रूसिया यूक्रेन वार क्या है। तो यहाँ पे क्या है, तो द रूसिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन वाज वाइडली condemned as a violation of international law, yet global reaction were formed within legal language, sanction, UN resolution and war criminal investigation। तो रूसिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया है, ठीक है दोस्तों। रूस और यूक्रेन का जो है इन्वेशन, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया है। फिर भी प्रतिक्रिया कानूनी ढांचे के अंदर हुई है। प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और युद्ध अपराध जांच की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए तो रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की भूमिका क्या है। तो इंस्टीट्यूशन लाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स एंड द अफ्रीकन कोर्ट्स ऑन ह्यूमन एंड पीपुल्स राइट्स सो जुरिडिक्शंस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन पीपुल्स राइट, मानव अधिकार को लेकर को जो है, तो जैसे संस्थान वैश्विक राजनीति के न्यायीकरण को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए बियॉन्ड वार एक्सपेंडिंग स्कोप, तो युद्ध से आगे का दायरा क्या है। तो इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एविएशन, मेरीटाइम लॉ एंड ग्लोबल हेल्थ। तो यहाँ पे क्या इंटरनेशनल लॉ जो है गवर्न करता है ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों, एविएशन, मेरीटाइम लॉ एंड ग्लोबल हेल्थ। तो रिसेंट ट्रीटाइज इंक्लूड, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ हाल के समझौते हैं, तो क्या है, हाई सी ट्रेटी, मेरीटाइम बायोडाइवर्सिटी, पेंडेमिक एग्रीमेंट, दीज सो इंटरनेशनल लॉ कंटिन्यू एवॉल्विंग। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, यह व्यापार, जलवायु, याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है यह केवल युद्ध के लिए नहीं है, ना ही युद्ध तक सीमित है। यह व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विमानन, समुद्री कानून और वैश्विक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है इंटरनेशनल लॉ, ये याद रखिएगा आप लोग। जैसे हो गया हाई सी संधि, ठीक है, महामारी समझौता, यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए की आर्गुमेंट्स ऑफ एडिटोरियल, तो एडिटोरियल का मुख्य तर्क क्या है। तो इवन पावरफुल नेशन जस्टिफाई एक्शन इन लीगल टर्म्स, दिस सो इंटरनेशनल लॉ स्टिल प्रोवाइड्स लेगिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो शक्तिशाली देश भी अपने कार्यों को कानूनी भाषा में सही ठहराते हैं। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी वैधता और जवाबदेही का आधार है दोस्तों, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप लोगों के एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से ये 2 पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या, इंटरनेशनल लॉ इज वीकनिंग इन द फेस ऑफ राइजिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको डिस्कस करना है। डिस्कस कैसे करना है हम बता ही दिए, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों रख के उसके बाद खुद का थॉट्स रखना है, विचार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल गवर्नेंस। यहाँ पे एग्जामाइन परीक्षण करने के लिए बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते आगे कैंसर स्ट्रक्चर फॉर मेंस, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे संरचना स्ट्रक्चर दिया गया है। तो कैसा है, तो इंट्रोडक्शन में डिफाइन इंटरनेशनल लॉ को करना है, उसके बाद मेंशन यूएन चार्टर एक्ट आर्टिकल 2 क्लोज 4 को ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को डेली बेसिस पर एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराया जाता है कि किस तरीक़ा से मेंस में आंसर राइटिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो इंट्रोडक्शन कैसे ऐड करना है, तो डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेंशन करना है यूएन चार्टर एक्ट आर्टिकल 2 क्लोज 4 को। उसके बाद बॉडी में लिखना है वायोलेशन रूसिया यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया, कंटिन्यूड रेलिवेंस आईसीसी ट्रेटीज ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, रोल इन प्रोटेक्टिंग वीकर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन मेड करना, इंटरनेशनल लॉ में फेस चैलेंजेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है यह चैलेंजेस भी, चुनौतियां के सामने कर रहे हैं, बट इट्स रिमेन्स द बैकबोन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन ये क्या है, वैश्विक आदेश का क्या है, बैकबोन है, ठीक है दोस्तों।
तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।